आसमां भी झुकेगा तेरे सामने, यूं ही जुनून का हद पार करते रहो। ये पूरा जीवन ही एक संघर्ष है, लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, उस दिन उनको एक मजबूत कंधे की आवश्यकता होगी, है ना। और ये जो आपने सपना देख रखा है ना, ये केवल आपका ही नहीं, ये आपके माँ बाप का भी सपना है। और जिस दिन उनके इस सपने को आपने अपने लगन और मेहनत के दम पर दोस्तों सच कर दिया ना, आपको दोस्तों आप पर उनको बहुत गर्व महसूस होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको लगातार मेहनत करना है और उसी की पेशकश में, उसी के समकक्ष दोस्तों आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अब की बार ना यूपीपीसीएल के एग्जाम को दोस्तों वाट लगाना है, इसीलिए मैं लगातार आपको यूपीपीसीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सभी को दोस्तों सॉल्व करा रहा हूं। और उसी सॉल्यूशन का देखिएगा, आज का जो क्लास है हमारा ना, ये दोस्तों 19 मार्च, याद करिए, जो हम 19 मार्च का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी का दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और आज हमारा सवाल दोस्तों सवाल नंबर 78 फर्स्ट सवाल बनने वाला है। इसीलिए दोस्तों जो भी आपके पास नोटबुक कलम है, बिल्कुल दोस्तों उसको उठाइए और तब तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, जब तक सवाल खत्म नहीं हो जाते। कौन सा सवाल दोस्तों आपकी भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, वो दोस्तों आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, है ना। इसीलिए किसी भी सवाल को दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीडीएफ के साथ में ये क्लास आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, और फिर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप किस प्रकार का लैंप होता है, वो दोस्तों एक डिस्चार्ज लैंप है। किस प्रकार का लैंप है, इसको हम डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको ना चित्र के साथ समझाने वाला हूं। बहुत से प्रश्नों में चित्र लेकर आया हूं दोस्तों। जब आप चित्र को देखेंगे ना, वो सीधे दोस्तों आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जो चीज दिमाग में बैठी होती है ना, वही एग्जाम में काम आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, इसको हम कहते हैं बायोनेट प्रकार का कैप। ये क्या है, बायोनेट प्रकार का कैप है। और इसमें देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि बायोनेट प्रकार का जो कैप होता है ना, ये कौन सी लैंप है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है। और देखिएगा, इस वेपर लैंप में क्या है दोस्तों, बायोनेट टाइप प्रकार का कैप लगा हुआ है। ये निकल मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है, निकल का। अब आप कमेंट करके बताइए, निकल किस किस पदार्थ का मिश्रण होता है। और ये क्या है, तो ये इसको हम कहते हैं ग्लास है। ये क्या है, ग्लास है। और इसी के साथ में यह है दोस्तों एक आर्क ट्यूब। ये क्या है, आर्क ट्यूब है। अब बताइएगा दोस्तों, इस आर्क ट्यूब में कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो आप लिखना दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो सोडियम गैस है ना, वो भरी होती है। और इसी के साथ में आपकी जो आर्गन गैस है, वो भी साथ में ही इसमें भरी जाती है। जो सोडियम वेपर लैंप है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका सोडियम वेपर लैंप है, ये दोस्तों कुछ ही मिलीग्राम भरी जाती है ना। कितनी भरी जाती है, कुछ भी मिलीग्राम इसमें भरी जाती है। और जो आपका आर्गन गैस है, ये दोस्तों 20 से लेकर 50 स्टोर, कितना, 20 से लेकर 50 स्टोर आर्गन गैस भरी जाती है। ये बड़ा इंफॉर्मेशन और बहुत ही दोस्तों मोस्ट पॉइंट आपके नोटबुक तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है इस क्लास को, है ना। देखिएगा, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा उपकरण है, यह है दोस्तों आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, है ना। ये क्या है, आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड रजिस्टर। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, ये क्या है, रजिस्टर है। और ये आपका बायोनेट टाइप का लैंप कैप है। देखिए, जो बायोनेट टाइप का कैप होता है ना, इसमें दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं, और इसीलिए विशेष प्रकार का अलग से इसके लिए एक बनाया गया है दोस्तों होल्डर, उसमें भी 3 पॉइंट होता है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि दोस्तों जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है, ये एक ऐसा लैंप है दोस्तों जो कि बिना चोक का नहीं चल सकता है। बिना चोक का अगर आप इसको लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम इसके लिए अलग से एक विशेष प्रकार का दोस्तों कैप का निर्माण पहले से ही करके रखे हैं, है ना। तो जुगाड़ दोस्तों पहले से ही है। मिलेगा अगले क्वेश्चन से, निलंबन प्रकार के इंसुलेटर किसके अधीन होते हैं। ये दोस्तों ये तनन प्रतिबल के, किसके, ये तनन प्रतिबल के अधीन होते हैं। फिर से दोस्तों मैं आपको एक चित्र से रूबरू कराना चाहूंगा। देखिए, ये चित्र आपको क्या कह रहा है, ये चित्र कह रहा है कि ये इंसुलेटर है। 2 प्रकार से इंसुलेटर यहां पर लटक रहे हैं।
मान लीजिए कि ये 400 किलो वोल्ट यानी कि 4 लाख वोल्टेज वाली टावर लाइन है। देखिए जिस टावर लाइन में दोस्तों इंसुलेटर लटकने वाले होंगे उसमें कौन सा प्रतिबल लगेगा, तो उसमें दोस्तों तनन प्रतिबल लगेगा। कौन सा? तनन प्रतिबल इसमें लगेगा। और ये वाला देखिएगा इसमें क्षैतिज आकार में है, तो इसमें कौन सा प्रतिबल लगेगा, तो इसमें दोस्तों संपीड़न लिखेगा, संपीड़न इसमें प्रतिबल लगता है ना। तो आपको पता चल गया संपीड़न और तनन प्रतिबल किस चिड़िया का नाम है। अब और सुनिएगा इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें दोस्तों ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो ये ग्लास के बने होते हैं। और एक जो डिस्क होता है ना वो दोस्तों 11 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। जब दोस्तों 1 से लेकर 5 इंसुलेटर जहां पर लगाना हो ना वहां पर दोस्तों 11 किलो वोल्ट की कैपेसिटी वाला आपको इंसुलेटर लगाना होता है। लेकिन जहां पर 5 से अधिक इंसुलेटर, यहां पर देखिए कितने इंसुलेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 इंसुलेटर है। तो ये दोस्तों एक इंसुलेटर 33 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। अब गुणा करिए दोस्तों 18 से, अब जितना वोल्टेज आएगा लगभग दोस्तों ये तकरीबन दोस्तों 5 लाख वोल्टेज आएगी। लेकिन यहां पर तो 4 लाख वोल्टेज ही टावर के द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कभी भी फेल नहीं होगा इस कंडीशन में, है ना। फेल कब होगा, जब दोस्तों 5 लाख वोल्टेज अगर इस टावर लाइन से ट्रांसमिट करेंगे तब दोस्तों इस डिस्क के माध्यम से भी करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए दोस्तों आपके नोटबुक तक पहुंचाना ये मेरा फर्ज था। किसी यानी ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के विफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। वो कौन सा कारण है वो तो दोस्तों अलग बात है, और कौन सा नहीं है वो भी दोस्तों आपको जानना होगा। अनुपयुक्त सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जो आपका सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है ना, उसी इंसुलेटर का हम एग्जांपल मान करके चलते हैं। एक इंसुलेटर है जिसको डिजाइन किया गया है 4 लाख वोल्टेज के लिए, 4 लाख वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन में लगाने के लिए। लेकिन जो इंजीनियर ने वेरिफिकेशन किया दोस्तों वो 132 के लिए किया, 132 किलो वोल्ट के लिए किया। तो ये कभी भी दोस्तों फेल नहीं होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कि 4 लाख वोल्टेज को झेल सके। लेकिन आप 132 किलो वोल्ट वाली लाइन में ही लगाते हैं तो ये कभी विफल नहीं होगा। यह विफल का कारण दोस्तों नहीं है। बाकी देखिए दमक विसर्जन से कम होगा तो भी दोस्तों विफल हो जाएगा। यांत्रिक सामर्थ्य जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और आपको दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। पदार्थ की सरंध्रता यानी कि पदार्थ की शक्ति, ताकत, क्वालिटी जो भी आप समझ सकते हैं वो पदार्थ की सरंध्रता। तो इन सब पर दोस्तों विफल होने का कारण होता है, लेकिन अनुपयुक्त सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन पर दोस्तों कारण नहीं हो सकता। मिलेगा जिन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं आपके दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। आपको याद है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो कितना होता है, वो दोस्तों इकाई से कुछ ही अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, इकाई से क्या होती है, कुछ ही अधिक होती है ना। ये आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मालूम भी होगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या दोस्तों नोट करना है, यहाँ पर नोट करना है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखेगा उदाहरण के रूप में एक पॉइंट डालिए, लिखेगा जो आपका दोस्तों क्या है, हवा है, हवा हो गया, पानी हो गया दोस्तों, और कागज, लकड़ी, हवा, पानी, कागज, लकड़ी। इसी के साथ में जो आपका ग्रेफाइट है ना वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और मैं आपको क्या एग्जाम्पल लिखा दूं दोस्तों, जो आपका तांबा होता है, एंटीमनी है ना, एंटीमनी, और जो आपका बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सब के सब दोस्तों इसी के एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। तो फेरी और लोहा चुंबकीय ये तो दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही बात है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों सबसे पहले लिखिएगा टंगस्टन, है ना, टंगस्टन हो गया, और एल्निको आपका हो गया, जो एल्निको और एल्कोनेक्स, है ना, एल्निको, एल्कोनेक्स, और इसी के साथ में नौसादर।
तो ये 4 किसके एग्जाम्पल हैं? ये चारों के चारों एग्जाम्पल है फेरी चुंबकीय पदार्थ। और फेरी चुंबकीय पदार्थ के द्वारा क्या बनाया जाता है? लिखेगा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। कौन सा चुंबक? स्थायी चुंबक। इसका यूज आप कहां करते हैं? आपको पता है ना दोस्तों, मैगर में किस प्रकार का जनरेटर लगा होता है, उसी जनरेटर में दोस्तों ये चुंबक लगाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों आपको ख्याल रखना है, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज आपके नोटबुक तक पहुंच रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा जितने भी पदार्थ ऐसे हैं जिसके लास्ट में एम आता है, जैसे दोस्तों एल्यूमिनियम है ना, जैसे एल्यूमिनियम, टैंटलम, एल्यूमिनियम, टैंटलम, ये क्या है? इसके लास्ट में एम आ रहा है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। और आपको पता है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ से कौन सा चुंबक बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जिसका उपयोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर जैसे उपकरण में किया जाता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस क्लास को शेयर करते रहना है। बिल्कुल दोस्तों, अगर जब आपको दोस्तों ऐसा अनुभव हो जाए ना कि इस जो ये कंटेंट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आपके दिल को टच कर रहा है, तो बिल्कुल लाइक वाले बटन को आपको टच करना है दोस्तों। और जब तक आपको ऐसा फील ना हो तो लाइक वाले बटन को ना ही दोस्तों कुछ करना ही नहीं, ना ही शेयर करना है आपको, ना ही लाइक डिसलाइक करना है। जब आपको ऐसा लगे दोस्तों तभी आपको एक ऐसा कदम उठाना है। बिल्कुल दोस्तों, मेरा पूरा दोस्तों मेरा प्रयास है कि मैं आपके दोस्तों हर कंटेंट को आपके नोटबुक के साथ साथ आपके दिल तक पहुंचा दूं, आपको याद करा दूं, है ना, क्योंकि याद जब रहेगा ना आपको, तभी दोस्तों आप एग्जाम में तबाही मचा पाएंगे। और आपको पता है ना, तबाही मचाने के लिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है। किसी चालक मटेरियल के लिए विद्युत करंट डेंसिटी का उचित संबंध ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको एक ऐसा सटीक एग्जांपल देता हूं, किसी चालक मटेरियल के लिए विद्युत करंट डेंसिटी किसको कहते हैं? ये एक दोस्तों क्या है? ये एक चालक पदार्थ है जिसका दोस्तों मोटाई है 50 mm स्क्वायर इसमें मोटाई है। और इसमें हम क्या करते हैं? एसी करंट का इसमें सप्लाई देते हैं। तो जो करंट है ना, वो करंट दोस्तों इसके स्किन पर ही केवल फ्लो होता है, इसके केवल और केवल स्किन पर फ्लो होता है, कि ऊपरी सतह पर फ्लो होता है ना। बीच वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें दोस्तों ये न्यूट्रल है, इसमें करंट का प्रवाह हो ही नहीं रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक दोस्तों हम नाम देते हैं स्किन प्रभाव। ये स्किन प्रभाव होता है। इसीलिए जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना ओवरहेड के, जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था, उसमें बिल्कुल दोस्तों इस पेन के साइज के पतले पतले तार लगे होते हैं। किस वजह से? क्योंकि बीच में तो साला करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो मोटा तार लगाने से क्या फायदा, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए पतले तार हम यूज करते हैं। वही करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी यही कहता है दोस्तों कि जो तार है उसके तार के केवल स्किन में जिस क्षेत्रफल पर करंट का प्रवाह हो रहा है, करंट डेंसिटी को हम जे से लिखते हैं, और J बराबर होता है I/A, है ना। इसका देखिएगा SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक होता है प्यारे दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका SI मात्रक है। अब जब आप MKS में दोस्तों जानना चाहेंगे तो इसका दोस्तों केवल होता है एम्पियर प्रति मीटर। ये केवल किसका होता है? एम्पियर प्रति मीटर, ये MKS का होता है। एक और पॉइंट लिखेगा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है ना, लिखेगा इसका विमीय जो सूत्र है वो क्या होता है? लिखेगा दोस्तों M0L-2T0A। ये क्या है? ये दोस्तों इसका विमीय सूत्र है। बड़ा उटपटांग सा है, M0 है ना, M0L-2T0A, ये क्या है? इसका विमीय सूत्र है। आंसर क्या होगा? देखिए, वैद्युत करंट बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगले कदम, भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है। क्या प्यारे दोस्तों? जब न्यूट्रल हमारा उपलब्ध नहीं होना, उसी केस में हम एक भू संपर्कित परिणामित्र का भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग करते हैं जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है ना। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए दोस्तों, जहां पर हमें न्यूट्रल उपलब्ध ही, हम न्यूट्रल को लगा ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी बलुई इलाके में, या फिर रेगिस्तान में, या फिर चट्टानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें एक मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगाना है, तो वहां पर हम न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पहाड़ी चट्टानी इलाके होते हैं, चट्टानों में रेजिस्टेंस का मान 8 ओम होता है, और इतना हाई रेजिस्टेंस के क्षेत्र में अगर हम जबरदस्ती लगा भी दिए ना दोस्तों इलेक्ट्रोड अर्थिंग का, तो कोई
फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, जहां पर अर्थिंग को आपको लगाना है उस पृथ्वी का भी प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। लेकिन 8 ओम का प्रतिरोध अर्थिंग के लिए बहुत अधिक होता है, वो लीकेज अनबैलेंस करंट को वो ग्राउंड कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है तो हम भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। फेरांटी प्रभाव में पारेषण लाइन की अभिग्राही छोर पर प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वोल्टता बढ़ जाती है ना, ये आपको पता है, वोल्टता बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक टावर लाइन बना रहा हूं, ये क्या है? एक टावर लाइन है, देखिएगा ये एक टावर लाइन है। इस टावर लाइन के द्वारा मैं अभी तुरंत दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफर कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे वोल्टेज इसमें से हाई हो जाता है ना। यहां पर देखिएगा ये क्या है? ये दोस्तों इंसुलेटर है ना। इस प्रकार से ये इंसुलेटर लटके हुए हैं और यहां से 2 तार निकल गया, ये 2 तार निकला हुआ है और इसके इस पॉइंट से भी देखिएगा इंसुलेटर निकला हुआ है, ये पहला तार और ये दूसरा तार है। आपको दोस्तों देखिएगा ये तार इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं ना, ये तार कनेक्ट हो गया। अब इसमें से ना जो आप वोल्टेज भेज रहे हैं उसको VS और IS लिखेंगे करंट को, और यहां से वोल्टेज जो प्राप्त होगा VR और IR इसको लिखेंगे। अब सुनना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये दोस्तों किसमें होता है? फेरांटी प्रभाव जो आपका मध्यम ट्रांसमिशन लाइन होगा या फिर दोस्तों जो उच्च यानी कि बहुत लंबी दूरी का मतलब क्या हो? 200 किलोमीटर से अधिक, है ना, 200 किलोमीटर से जो अधिक ट्रांसमिशन लाइन होगी और जो 200 किलोमीटर से कम दूरी वाली ट्रांसमिशन लाइन होगी वो मध्यम और अधिक वाली उच्चतम कहलाएगी। सुनना, ये जो आपका वोल्टेज है ये कैसे बढ़ जाता है, क्या कारण है? तो वो दोस्तों कैपेसिटेंस, क्या कारण है? कैपेसिटेंस ही इसका मुख्य कारण होता है। इसके साथ में इंडक्टेंस, है ना, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इसी के कारण क्या हो जाता है? वोल्टेज का मान दोस्तों बढ़ जाता है। यहां पर जो आपको प्राप्त वोल्टेज होगा बढ़ जाएगा। मान लीजिए 132 किलोवोल्ट यहां से हमने ट्रांसफर करा, यहां पर 135 किलोवोल्ट मिला। किस वजह से मिला? क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है ना दोस्तों, इसके वजह से मिला। अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 380 किलोवोल्ट से लेकर के 400 किलोवोल्ट की कोई लाइन है, ध्यान दीजिएगा 400 किलोवोल्ट की कोई लाइन है, तो इसमें कैपेसिटेंस का मान कितने किलोमीटर के दर से बढ़ती रहेगी? तो देखिए जो कैपेसिटेंस है ना, मैं यहां पर फिर लिख देता हूं दोस्तों, जो आपका कैपेसिटेंस है ना वो कितना बढ़ेगा? 11.48 नैनो फैरड प्रति किलोमीटर। और जो आपका इंडक्टर है ना, जो आपका इंडक्टर है ये 1.01 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर। कहने का क्या मतलब है कि कैपेसिटेंस का मान 1 किलोमीटर में 11.48 नैनो फैरड बढ़ेगा, है ना, और इंडक्टर में 1.01 मिली हेनरी 1 किलोमीटर में बढ़ेगी। इसी प्रकार से एक पॉइंट नोट करना, अगर 100 किलोमीटर है ना, तो वोल्टेज का मान दोस्तों 0.5% वोल्टेज बढ़ जाएगा। और जब 200 किलोमीटर की कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो 2.3% वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। वहां पर दोस्तों ध्यान से सुनना, पूरी पॉइंट को दोस्तों ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये रामबाण की तरह काम करेगा, है ना। 5.4% जब लाइन 300 किलोमीटर हो और 400 किलोमीटर वाली ट्रांसमिशन लाइन के दोस्तों 9.9%, यानी कि लगभग आप 10% मान लीजिएगा। ये जो डेटा है दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, न कोई आपको बताने वाला है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन बना देगा कि 400 किलोमीटर वाली ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कितने % बढ़ जाती है, तब दोस्तों आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि सर मैंने तो इसको पढ़ा नहीं, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। दोस्तों कमी आप में हो जाएगी, इसलिए वो कमी भी दोस्तों पूरा करना मेरा ही जिम्मेदारी बनता है। सुनना, अगर ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों, यही ट्रांसमिशन लाइन अगर ये 100 किलोमीटर इसकी दूरी है तो कितना होगा दोस्तों? 0.5% वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। और कैसे कैसे बढ़ेगा देखिएगा, कैपेसिटर से कितना बढ़ेगा और इंडक्टर से कितना बढ़ेगा। 1 किलोमीटर में वो आपके सामने है, और 200 किलोमीटर में 2.3%, 300 में 5.4% और 400 किलोमीटर लगभग 10% वृद्धि हो जाएगी। अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, 4 लाख वोल्टेज को आप देखिएगा 10% निकाल के देखिएगा कितना हो जाता है ना। देखिएगा दोस्तों
दो जीरो से ये दो जीरो आपका कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 एकम 4, 1 2 3 4, है ना, ये हो गया वोल्ट हो गया, वोल्ट, यानी कि 40,000 वोल्ट, कितना, 40,000 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इतना बढ़ जाता है दोस्तों हाई ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि दोस्तों ये सब गेम जो हो रहा है ना, ये जब तभी होता है जब लोड बिल्कुल भी ना लगा हो ट्रांसमिशन लाइन में। अगर लोड लगा भी हो ना तो बहुत निम्न मान का लोड लगा हो। किसी विद्युत सिस्टम में सबसे कम लागत वाली सुरक्षात्मक उपकरण क्या है, यह पुनः योज्य फ्यूज है। मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए जब गांवों में या किसी कस्बों में जो परिणामित्र लगे होते हैं, उस परिणामित्र में दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी डीओ उड़ जाता है तो हम कहते हैं, फ्यूज उड़ता है तो हम क्या कहते हैं, डीओ, है ना, ड्राफ्ट आउट फ्यूज। तो फोन किसको किया जाता है, फोन दोस्तों लाइनमैन को किया जाता है। वो फिर से आता है और एक चालक लेता है कंडक्टर, जो होता है दोस्तों आपका सबसे बेस्ट फ्यूज के लिए तांबे का, वो तांबे का तार लेता है और दोबारा उसको जोड़ देता है। वही कह रहा है पुनः जोड़ने वाली फ्यूज, पुनः योज्य फ्यूज, है ना, जिसको हम डीओ के नाम से जानते हैं। तो वो जो है ना, वो दोस्तों एक सुरक्षात्मक युक्ति है और बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही दोस्तों सस्ता मिलता है। एयर सर्किट ब्रेकर भी दोस्तों रिपेयर हो सकता है फ्यूज की तरह, आइसोलेटर भी दोस्तों फ्यूज की तरह रिपेयर हो सकता है, सर्किट ब्रेकर भी रिपेयर हो सकता है। लेकिन दोस्तों रिपेयर तो सब हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्या है, सस्पेंसिव है, ये बहुत महंगे होते हैं। इसी के वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते। नहीं, हर जगह हर सर्किट ब्रेकर का देखिए, एयर आइसोलेटर सर्किट अपने अपने जगह पर सबका दोस्तों महत्व है, लेकिन ये महंगे बहुत होते हैं, है ना। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि सरपण का मान 1 है तो रोटर क्या होगा दोस्तों, अवरुद्ध स्थिति में होगी, है ना। अवरुद्ध स्थिति दोस्तों मैं आपको ज्ञात करा दूं कि जब आपकी मोटर किस कंडीशन में होती है, स्टैंड स्टील कंडीशन में, है ना, स्टील कंडीशन में होती है, उस समय जो इसकी स्लिप होती है ना, वो दोस्तों 100% होती है। कहने का मतलब कितना है, इकाई, है ना, स्लिप कितना होगा, 1 होगा। उस कंडीशन में जब रोटर आपकी ब्लॉक होगी, जब आपकी रोटर रुकी हुई होगी, और रोटर 2 ही कंडीशन में रुकेगी, स्टैंड स्टील पोजीशन कहो या फिर जब आप मोटर को सप्लाई नहीं दे रखे होते हैं उस कंडीशन में, तो ये इसका आंसर क्या होगा, अवरुद्ध स्थिति में दोस्तों क्या होगा, रुकी हुई होती है रोटर। और 3 फेज इंडक्शन मोटर जो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर होता है ना, इसमें दोस्तों प्रतिशत स्लिप का मान 2 से 5% होता है। यह भी आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है। निम्नलिखित में से किस पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की जरूरत नहीं होती है, वो है HVDC ट्रांसमिशन लाइन में। किसमें लिखेगा, जो आपकी HVDC है ना, इसका फुल फॉर्म लिखेगा दोस्तों, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन या फिर सिस्टम आप लिख लीजिए, है ना, यही इसका पूरा नाम होता है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। और मैं आपको दोस्तों एक बात याद दिला दूं कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसमें किसी भी प्रकार के कोई दोस्तों रिएक्टिव पावर की आवश्यकता नहीं होती है। रिएक्टिव पावर का आवश्यकता वहां पर होता है ना, जहां पर दोस्तों पीएफ जो आपका पावर फैक्टर होता है ना, ये दोस्तों क्या होता है, बहुत घटने लगता है ना, बहुत कम होता है, वहीं पर रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है। और दूसरा काम है रिएक्टिव पावर का दोस्तों कि ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है ना, क्या करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और जहां पर पावर फैक्टर डाउन हो रही होती है वहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो डीसी है ना, डीसी में तो दोस्तों पावर फैक्टर इकाई होता है ना, जो आपका डीसी होता है इसमें पीएफ का मान तो हमेशा इकाई होता है। क्यों इकाई होता है, क्योंकि इसमें किलोवाट और केवीए दोनों एक बराबर होते हैं। किलोवाट और केवीए कहने का मतलब क्या है, जो इसमें वास्तविक पावर है ना, वास्तविक पावर बराबर आभासी पावर। ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कैसे होते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, इसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये दोस्तों एक सिस्टम है जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है। आपको दोस्तों समझना होगा इसके पूरे गेम को। ये है एक विंड पावर प्लांट। क्या है, विंड पावर प्लांट। देखिएगा इसमें जब हवा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब हवा बहेगी, तो ये दोस्तों ये जो पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोस्तों क्या होंगी, ये घूमना स्टार्ट कर देंगी और पावर जनरेट होगा। और पावर हमेशा AC जनरेट होगी। उसी
एसी जनरेट को दोस्तों, एसी पावर को हम क्या करेंगे, एसी ट्रांसमिशन, ये जो टावर लाइन है इसके द्वारा ट्रांसमिट करेंगे। फिर एक यहाँ पर एचवीडीसी सेक्शन आएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेशन बनाया गया है ना। उस स्टेशन में जब डीसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, एसी को बदल कर डीसी में, फिर उस डीसी को इस टावर लाइन के द्वारा दोस्तों कुछ दूर तक भेजा जाता है। फिर एक स्टेशन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले स्टेशन। फिर हमें एसी यहां पर प्राप्त हो जाती है। फिर इसको हम एसी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, टावर के माध्यम से इसको आगे सेंड कर देते हैं। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहां पर है और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये वोल्टेज को क्या कर देगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 66 किलो वोल्ट आ रही थी, इसको ये 11 किलो वोल्ट में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। फिर हम इसको अपने घरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये है एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का पूरा सिस्टम, है ना। आपको दोस्तों उम्मीद है कि हर पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि के संग इसकी सुग्राहिता पर कैसा असर पड़ेगा, है ना। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, घटेगी। बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, देखिए जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम दोस्तों परमानेंट चुंबक बनाते हैं। और आपको पता है ना कि जो चुंबक होता है, चुंबक में जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे, चुंबक के पास अगर हम आप तापमान बढ़ाएंगे तो इसका दोस्तों क्या होता है, इसकी जो शक्ति होती है ना वो क्या हो जाती है, इसकी शक्ति घट जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जनरेटर मोटर बहुत खतरनाक शॉर्ट सर्किट से प्रभावित होते हैं ना, उस कंडीशन में उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि खतरनाक शॉर्ट सर्किट में दोस्तों टेम्परेचर भी खतरनाक होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से पता है ना, परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसकी पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना, तो यही होता है दोस्तों। और सुग्राहिता किसको कहते हैं, सुनना, सुग्राहिता ना विश्वसनीयता को दर्शाता है। किसको, विश्वास को दर्शाता है। जैसे दोस्तों दो फ्रेंडों में आपस में क्या होता है, आपस में विश्वास होता है ना। तो विश्वास देखिएगा, कोई ऐसा उपकरण जिसमें सुग्राहिता का मान बहुत अधिक है ना, तो वो छोटे से छोटे मान को या फिर बड़े से बड़े मान को आसानी से दोस्तों माप सकता है, वही कहलाती है सुग्राहिता, है ना। देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से क्या किसी पारेषण लाइन के सीरीज लाइन में जुड़े संधारित्र से संबंधित है ना। वो क्या कहलाता है, वो आपका उपतुल्यकालिक अनुनाद का उत्पादन। कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, कि ओवर सिंक्रोनाइजिंग रेजोनेंस का उत्पादन करता है। क्या करता है, ओवर सिंक्रोनाइजिंग रेजोनेंस का उत्पादन करता है कैपेसिटर जो सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। या फिर दोस्तों इनका दूसरा काम होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टर होते हैं ना, जो इंडक्टर की क्षतिपूर्ति करने के लिए, इंडक्टर के क्षतिपूर्ति हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, दो काम होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज क्रम में जो कैपेसिटर लगे हुए थे उनका दो काम होता है कि ओवर सिंक्रोनाइजिंग रेजोनेंस का उत्पादन करना, है ना, या फिर इंडक्टर क्षतिपूर्ति, इंडक्टेंस क्षतिपूर्ति का दोस्तों क्या करते हैं, उसकी भरपाई करते हैं। जो क्षति हो चुकी है ना उसको क्या करते हैं, उसकी भरपाई करते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 90। किस किस्म के ट्रांसमिशन लाइन में अभिग्राही पॉइंट और प्रेषक पॉइंट के आवृत्ति के मान भिन्न हो सकते हैं, वो एचवीडीसी। अभी आपने देखा ना कि पहले उत्पादन विंड पावर प्लांट में एसी हुआ, फिर हम एचवीडीसी के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किए, फिर कुछ दूर तक ट्रांसमिट किए, फिर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट किए। तो दो बार एसी डीसी डीसी एसी ये सब गेम हो रहा है ना, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का मान दोस्तों चेंज हो जाता है, प्रभावित हो, बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ ही मात्रा में प्रभावित होता है। इनकैंडिसेंट बल्ब ग्लास, इनमें से क्या सम्मिलित, इनकैंडिसेंट बल्ब ग्लास इन्वेलप में क्या सम्मिलित होते हैं। तो बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको गौर से सुनिएगा। आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिलावट होता है। बेस्ट कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचने वाला है, बिल्कुल दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। ये जो आपको लैंप दिखाई दे रहा है ना, ये लैंप से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो सुनना। ये जो लैंप है इसका दोस्तों क्या है, ये ग्लास वाला पोर्शन है। ये क्या बना हुआ है, ग्लास बना हुआ है, इसमें गैस भरा होता है। सबसे पहला दोस्तों आपका इसमें होता है आर्गन गैस, है ना, आर्गन होता है प्लस नाइट्रोजन, आर्गन और
नाइट्रोजन होता है। तो देखना नाइट्रोजन इसमें 7% होता है और 93% इसमें आर्गन होता है। फिर से एक नया कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। 93% आर्गन है और नाइट्रोजन 7% होता है ना। और देखिएगा ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका फिलामेंट है। ये क्या है? ये फिलामेंट है। किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? ये टंगस्टन का बना होता है ना। ये है दोस्तों इसका सपोर्टिंग तार। ये क्या है? सपोर्टिंग वायर है इसका, है ना। और ये वाली जो पोर्शन है ये लीड वायर है इसका, ध्यान दीजिएगा, लीड वायर है इसका, है ना। और इसी के साथ में ये है दोस्तों एक सामान्य प्रकार का कैप, है ना। और ये है कैप का पिन। ये क्या है? कैप का पिन। तो ये बल्ब है, सुनना, ये फिलामेंट है और इसके ये है दोस्तों ग्लास। इसके अंदर आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। 93% आर्गन, 7% नाइट्रोजन भरा होता है। और ये सपोर्टिंग तार और ये लीड वायर है। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, तब आपको दोस्तों ऐसा महसूस होगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थ में क्या होता है? वो होता है दोस्तों उच्च पारगम्यता। क्या होता है? उच्च पारगम्यता। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं आपके यूपीपीसीएल एग्जाम में, है ना। अब की बार दोस्तों यूपीपीसीएल में चाहे कितना भी टफ आए, है ना, आपकी जो तैयारी है ना दोस्तों, उसको भी आप टफ कीजिए। टक्कर तो दोस्तों तब देने में मजा आएगा ना जब एग्जाम भी टफ हो और आपकी तैयारी में भी दोस्तों टफनेस हो, है ना। तैयारी भी टफ हो और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी टफ हो, तब दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देने में मजा आता है। और ईंट का जवाब पत्थर से आप कब दे सकते हैं? जब दोस्तों आपकी तैयारी में दोस्तों जान और जहान दोनों होगा। निम्नलिखित में से क्या एक फैक्ट्स का उपकरण है? बिल्कुल दोस्तों नया क्वेश्चन आपके सामने आया है, बस 1 मिनट के अंदर देखिए फिर से पुराना हो जाएगा। यह दोस्तों स्टैटकॉम की बात कर रहा है। किसकी? स्टैटकॉम इसका आंसर है। अब फिर देखिएगा ना, मैं आपको एक फिर चित्र से रूबरू कराऊंगा। चित्र दोस्तों ये क्या है? स्टैटकॉम किसका? स्टैटकॉम जो इसका प्रकार है वो कैसे कैसे आया। देखिए, टाइप्स ऑफ फैक्ट कंट्रोलर। सबसे पहली बात, जो आपका फैक्ट है ना, इसका पूरा नाम लिखेगा फ्लेक्सिबल, है ना। लिखेगा दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है? फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम हो गया। देखिएगा जो फैक्ट है ना, यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं? पहला टाइप्स है सीरीज का। अब सीरीज के अंतर देखिए आ रहा है TCSC, यानी कि थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। और दूसरा प्रकार है SSSC, यानी कि स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है इसका, देखिए संट का। संट में SVT और दूसरा आ रहा है STATCOM। यही पूछा गया था आपके क्वेश्चन में। और फिर है सीरीज संट, इसमें देखिए UPFC और सीरीज में है IPFC। फिर एक और देखिएगा, इसका एक और पार्ट है यहाँ पर जो दिया गया है कि TCSC या SVC, ये भी दोनों थायरिस्टर बेस्ड फैक्ट पर आधारित हैं। और VSC बेस्ड फैक्ट कंट्रोलर के बेस पर है आपका SSC और स्टैटकॉम, ये जो दिया गया है UPFC और IPFC। तो ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बन गया। इसको किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि इससे भी एक क्वेश्चन पूछ जाएगा। देखिए ना कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है ना। फैक्ट क्या है ये तो पूछ लिया, फैक्ट का प्रकार भी पूछा होता तो भी चल जाता, लेकिन फैक्ट के प्रकार के अंदर से पूछ लिया कि फैक्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, वो पूछ लिया स्टैटकॉम के बारे में। किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? वो होती है दोस्तों इन्वर्टर के इनपुट से। आपको दोस्तों अभी अनुभव के साथ बता रहा हूं कि कैसे जुड़ा होता है। मान लीजिए ये फेस तार है। ये क्या है? ये फेस है। और ब्लैक कलर की देखिए यहां पर ये न्यूट्रल है ना। फेस और न्यूट्रल हो गया। देखिए ये है दोस्तों एक बैटरी, इन्वर्टर। ये क्या है? आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर में यहां 2 पॉइंट है ना। ये है फेस का और ये है न्यूट्रल का, है ना। फेज का और न्यूट्रल का। देखिएगा यहाँ से हम एक फेज के लिए एक तार उठाए और इस प्रकार से इन्वर्टर के इनपुट में कनेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद में देखिएगा यहाँ से एक न्यूट्रल की तार आती है और ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाती है। और यहीं पर जस्ट यहीं पर एक स्विच लगा होता है इस प्रकार से।
इस प्रकार से एक स्विच लगा होता है और यहां से देखिएगा न्यूट्रल की तार बाहर आ रही है, यहां से न्यूट्रल की तार इस प्रकार से बाहर आ जाएगी और यहां से फेज की तार बाहर आ जाएगी, है ना। और यहीं पर लगी होगी आपकी बैटरी, यहाँ पर क्या लगा है, ये है आपका बैटरी। तो बैटरी का ये है पॉजिटिव पॉइंट जो इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगी और बैटरी का ये है निगेटिव पॉइंट जो इस प्रकार से, ये क्या है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है और ये वाली है इसका प्लस पॉइंट, है ना, पॉजिटिव पॉइंट। तो देखिए कनेक्शन कैसे है, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर का इनपुट से डायरेक्ट बैटरी का कनेक्शन है ना। बीच में जो यहाँ पर जो आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है ना, ये इसलिए लगाया गया है कि अगर ये आपकी बैटरी 100% दोस्तों 100% अगर ये बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर जो है ना ये स्विच को अपने आप ओपन कर देगा ताकि ये चार्ज होना बंद हो जाए। तो देखिएगा यही पूछ रहा है कि आपका किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने बैटरी किससे जुड़ी होती है, इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। यह साक्षात आपको दोस्तों दर्शन इसका हो गया। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अरे यार कितनी बार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी लैप वुंड डीसी मोटर्स के समांतर मार्ग ए है और ध्रुव पी के संख्या के मध्य सही संबंध क्या होगा। ये होगा दोस्तों आपका ए बराबर पी। ये क्या है, समांतर रास्ते, पी क्या है, पोल, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लैप वाउंड कैसे किया जाता है किसी डीसी मोटर में, उसको आप देखिएगा और दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, है ना। यह है कम्यूटेटर का सेगमेंट और यहां से पहली कॉइल का लीड निकलता है इस प्रकार से। कैसे कैसे वाइंडिंग की जाती है आप देखिएगा, है ना। ये हो गया आपको, ये इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। आप यहां से देखेंगे गौर से ना, तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो लैप कर रहे हैं, यही होता है। ये आपका कौन सा वाइंडिंग है, ये आपका लैप वाइंडिंग है ना। ये क्या है, लैप वाइंडिंग है। देखिएगा वेव वाइंडिंग कैसा होता है, इसी प्रकार का वेव वाउंड भी होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होती है। वो क्या अलग होती है देखिएगा आप, इस प्रकार से लैप वाउंड होगा, है ना। ये थोड़ा और सेगमेंट को बड़ा कर लिया जाए तब आएगा आपको दोस्तों अच्छे से समझ, ठीक है। ये इस प्रकार से अब आप देखिए ये पहला हो गया, ये कॉइल पीस पहला हो गया, ये कॉइल पीस दूसरा हो गया। क्या कोई एक दूसरे से लैप कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा लेकिन कभी भी एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है वेव वाइंडिंग और उसको कहा जाता है लैप वाइंडिंग। निम्नलिखित में से किस उपकरण में द्विदिशीय वर्तमान क्षमता होती है। फिर से एक नया क्वेश्चन आया है, बिल्कुल दोस्तों नोट करिएगा। आंसर तो इसका हो जाएगा RCT। पूरा नाम क्या है इसका, तो लिखेगा रिवर्स, इसका पूरा नाम होता है रिवर्स कंडक्टिंग, है ना, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर इसका पूरा नाम है। इसको दोस्तों इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो एक एंटी पैरेलल समांतर क्रम में डायोड को कनेक्ट करके थायरिस्टर लगा करके दोस्तों हम क्या करते हैं, RCT का निर्माण कर देते हैं। IGBT का पूरा नाम क्या होता है, तो लिखेगा इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, है ना, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये इसका पूरा नाम है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये किस प्रकार का दोस्तों, ये किस प्रकार का उपकरण है, तो लिखेगा ये जो आपका उपकरण है ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको, ये वोल्टेज कंट्रोलर उपकरण है। ये वोल्टेज के लेवल को घटाता है और उसके लेवल को बढ़ा भी सकता है। इसमें जो इंसुलेटेड गेट है, गेट कैसा, इंसुलेटर की तरह है। क्यों इंसुलेटर है, क्योंकि दोस्तों इसमें से करंट का प्रवाह नहीं हो सकता, प्रतिरोध का प्रवाह अधिक होता है। जो इसका गेट वाला टर्मिनल है ना, गेट लिखेगा, गेट टर्मिनल में प्रतिबाधा का मान कितना होता है ना, जिसको हम इम्पीडेंस के नाम से भी जानते हैं, वो होता है 10⁹ ओम। कितना होता है, 10⁹ ओम। इतना अधिक दोस्तों प्रतिरोध है तो गेट वाले टर्मिनल से कहां भला करंट का प्रवाह हो सकता है। SCR क्या होता है, लिखेगा इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल
रेक्टिफायर, है ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये दोस्तों ये रेक्टिफायर के रूप में भी काम कर सकता है, ये एक स्विच के रूप में भी काम कर सकता है, ये एक कंट्रोलर के रूप में भी काम कर सकता है। ये थायरिस्टर का एक प्रकार होता है और आज के समय पे जो ड्राइव्स होते हैं ना दोस्तों, उस ड्राइव के अंदर यही एससीआर लगा करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर दिया जाता है। जीटीओ क्या है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों गेट टर्न ऑफ। इसका क्या है, इसका पूरा नाम है गेट टर्न ऑफ। इसका यूज कहां पर करते हैं तो लिखेगा परिपथ की ट्रिगरिंग करने के लिए। क्या करने के लिए, परिपथ की ट्रिगरिंग करने के लिए हम जीटीओ का प्रयोग करते हैं। या फिर एक ऐसा इन्वर्टर जिसके इनपुट को घटाना हो या इनपुट को बढ़ाना हो, दोनों काम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जीटीओ का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑन। इसी के साथ में देखिए 97 किसी बैटरी, है ना, किसी बैटरी की क्षमता दर्शाई जाती है, वो एम्पियर हावर में दर्शाई जाती है। किस में दर्शाई जाती है, एम्पियर हावर में दर्शाई जाती है ना। जैसे 150 एम्पियर हावर, 150 एम्पियर हावर, 180 एम्पियर हावर। एक हैलोजन लैंप का लाइफ टाइम कितना होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका 2000 से लेकर के 3500 घंटा। कितना, 2000 से लेकर के 3500 घंटा किसी हैलोजन लैंप का क्या होता है, लाइफ टाइम होता है ना। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। लग रहा है हम 20 क्वेश्चनों का सामना कर चुके हैं ना। शानदार क्वेश्चन थे, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन दोस्तों लैंप से संबंधित भी आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। और इससे देखिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होते हैं, वो सब दोस्तों इस सिस्टम के बारे में भी आपने जान लिया क्या होता है। बहुत कुछ नई चीजें आपके नोटबुक तक पहुंचाया हूं, है ना। बहुत दोस्तों देखिएगा मोटर से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आपके आज के क्लास में आया था। ये रहा सारे क्वेश्चन जिसको दोस्तों हम सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी दोस्तों आपके नोटबुक तक मैंने पहुंचा दिया है ना। तो देखिएगा जितना हो सका दोस्तों मेरे से मैंने पूरा अपना कोशिश किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, क्योंकि जितना बेस्ट आपकी तैयारी होगी ना दोस्तों, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा। और एग्जाम में परफॉर्मेंस बेस्ट करना है ना। तो चलिए दोस्तों अब बताइए दोस्तों कि कंटेंट में कहाँ कमी रही, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, सच में दोस्तों दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इस प्रकार की क्लास को घोल के पी लेता दोस्तों। जैसे शरबत पिया जाता है वैसे ही दोस्तों घोल के पी लेता, हर एक शब्द को नोट करता, है ना। आप भी नोट कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो बिल्कुल दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, मैं कल फिर से वापस आऊंगा लौटकर और इसी का अगला एपिसोड लेकर आऊंगा, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन इससे, यानी कि सेंचुरी दोस्तों कल वाली क्लास में हमारी कंप्लीट होगी। तो सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए आपको दोबारा लौटकर वापस आना है। तो चलिए दोस्तों इजाजत दीजिएगा, कल फिर से मैं आ सकूं आपके लिए। इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, आपने इस पूरे क्लास को देखा। इसी प्रकार से अपने तैयारी में दोस्तों तेज धार लगाते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।